देखते हैं कंस्ट्रक्शन इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट, जिसमें हम इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स बाय इक्विवेलेंस से शुरू करेंगे। इसका मतलब होता है कि अगर आपको अल्टरनेटिव्स को किसी एक पर्टिकुलर बेसिस पे कंपेयर करना है, किसी कॉमन बेसिस पे कंपेयर करना है, तो हम कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास चार मेथड हैं बेसिकली: प्रेजेंट वर्थ कंपैरिजन मेथड, फ्यूचर वर्थ कंपैरिजन मेथड, एनुअल कॉस्ट एंड वर्थ मेथड, रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ओके, तो एक एक करके हम चारों मेथड को समझते हैं। सबसे पहले है प्रेजेंट वर्थ कंपैरिजन मेथड। इसमें क्या होता है, the present worth at the time of zero of cash flow in terms of equivalent single sum is determined using an interest rate, sometimes also called the discounting rate। मतलब किसी भी चीज़ की प्रेजेंट वर्थ कितनी है, आज की तारीख में उसकी वर्थ कितनी है, अगर हम उस कैश को अगर हम बैंक पे जमा करें तो हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, उस हिसाब से उसकी वर्थ पता चलती है। ठीक है, और ये मेथड जो है ये फॉलोइंग एजम्पशंस मान के ही मेथड को अप्लाई किया जाता है। जैसे कि कैश फ्लो आपको पता होगा, कैश फ्लो क्या चल रहा है वो आपको पता होगा कि कैश फ्लो के ऊपर इन्फ्लेशन का कोई असर नहीं होगा। द इंटरेस्ट रेट आपको पता होगा, कंपेरिजन आर मेड, मतलब टैक्स टैक्स पे करने के पहले का जो कैश फ्लो है उसी को कंसिडर किया जाएगा। एंड कंपेरिजन डू नॉट इंक्लूड इनटेंजिबल कंसिडरेशन, मतलब जो भी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी या एसेट्स होंगे उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एजम्पशंस रखते हुए हम प्रेजेंट वर्थ कंपैरिजन मेथड का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रेजेंट वर्थ कंपैरिजन हैज़ टिपिकल थ्री कंडीशन। मतलब प्रेजेंट वर्थ कंपैरिजन मेथड में जनरली हम तीन बेसिक कंडीशन रहती हैं जिसकी बेसिस पे हम अल्टरनेटिव्स को इवेल्यूएट करते हैं। पहली होती है अल्टरनेटिव्स विद इक्वल लाइफ। मान लो दो मशीनें हैं, दोनों ही 50 साल चलती हैं, ठीक है, ये दोनों ही मशीन 10 साल चलती हैं, तो ये हो गया अल्टरनेटिव्स विद इक्वल लाइफ। एक होता है अल्टरनेटिव्स विद इक्वल अनइक्वल लाइफ, मतलब कोई एक मशीन 25 साल चल रही है और कोई एक मशीन 20 साल चल रही है, 15 साल ही चलती है। ठीक है, और तीसरा जो है अल्टरनेटिव विद इन्फाइनाइट लाइफ। मान लो आप किसी दो प्रॉपर्टी को कंपेयर कर रहे हो, लैंड प्रॉपर्टी को, पर दोनों की लाइफ जो है इन्फाइनाइट है। ओके, तो ऐसे केसेस में हम ये थर्ड वाला टिपिकल केस यूज़ करते हैं। सो प्रेजेंट वर्ड कंपैरिजन की ये हमने तीन कंडीशंस देखी। आइए अब देखते हैं हम फ्यूचर वर्थ कंपैरिजन मेथड। फ्यूचर वर्थ कंपैरिजन मेथड में क्या होता है, तो फ्यूचर वर्थ ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ कैश फ्लो इज इवेल्यूएटेड। मतलब आज की तारीख में आपकी वैल्यू कुछ है, पर फ्यूचर में उस चीज़ की वैल्यू कितनी होगी, ये हमें पता लगाने के लिए हम फ्यूचर वर्थ कंपैरिजन मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं हम, ऐसा कैसे करते हैं, द एल्जेब्रिक सम ऑफ सच फ्यूचर वर्थ बिकम्स द बेसिस फॉर द कंपैरिजन। किसी भी दो चीज़ों का फ्यूचर का वर्थ को हम ऐड करके देखते हैं, ठीक है, वो हमारा कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मेथड कब, जब ओनर जो है वो अपनी किसी प्रॉपर्टी को या किसी चीज़ को फ्यूचर में सेल करना चाहता है। मान लो आप बिल्डिंग बना रहे हो, आप बिल्डिंग को बाद में सेल करना चाहते हो, तो आपको उसका फ्यूचर वर्थ कंपैरिजन निकालना पड़ेगा कि मैं ये बिल्डिंग सेल करूँगा या दूसरी वाली बिल्डिंग सेल करूँगा, तो किसकी फ्यूचर में वर्थ ज़्यादा होगी। ओके, या तो फिर लिक्विडेट एन इन्वेस्टमेंट एट द टाइम एट सम फ्यूचर डेट। मतलब फ्यूचर में आप चाहते हो कि कभी उस इन्वेस्टमेंट को, मान लो आपने ऐसे इन्वेस्टमेंट के पर्पज से एक फ्लैट खरीद लिया, पर अब आप फ्यूचर में चाहते हो कि 10-15 साल बाद मैं उसको बेच के पैसे निकाल लूँगा, मतलब आप लिक्विडेट कर लोगे मनी को। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए भी आपको पता करना पड़ता है कि इसकी फ्यूचर वर्थ कितनी रहेगी। ठीक है, और एक और केस होता है वॉन्ट्स एंड एस्टिमेट ऑफ नेट वर्थ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मान लो आपको ये पता लगाना है कि आज से 10 साल बाद हमारी वैल्यू कितनी होगी या हमारा एस्टिमेट कितना होगा प्रॉपर्टी का, वो निकालने के लिए भी हम फ्यूचर वर्थ कंपैरिजन मेथड का यूज़ करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज एनुअल कॉस्ट एंड वर्थ कंपैरिजन। In this method, all payments and disbursement are converted into an annualized cost series। मतलब किसी भी चीज़ का साल भर का कितना खर्चा है उसका हम टोटल कर लेते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेटिव दैट लीस्ट कॉस्ट इज चूजन, और हमें पता चल जाता है कि किस चीज़ का साल भर का खर्चा सबसे कम है। ठीक है, अल्टरनेटिव जो है, कौन से अल्टरनेटिव का साल भर का खर्चा सबसे कम है, उसको हम द मेथड कुड बी यूज टू कंपेयर द अल्टरनेटिव्स विद इक्वल एंड अनइक्वल लाइफ।
अगर किसी दो अल्टरनेटिव की इक्वल लाइफ है तो भी हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, और अगर किसी अल्टरनेटिव्स की अनइक्वल लाइफ है तो भी हम ये वाला मेथड एनुअल कॉस्ट एंड वर्थ कंपेरिजन मेथड यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है अल्टरनेटिव्स को कंपेयर करने में, और ये बहुत ही सिंपल इजी मेथड है और आसानी से समझ में भी आता है। ठीक है, हमें मेथड क्या है, कैसे करना है, अभी हम इस लेवल पे नहीं है कि हम ये सारी चीज़ें समझें, पर अभी हम बस इतना समझ सकते हैं कि ये एक मेथड होता है जो इस कंडीशन में यूज़ किया जाता है। ओके, तो आपको इस जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे आगे की चिंता ज़्यादा नहीं करना है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतनी ही चिंता करें तो काफ़ी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। रेट ऑफ रिटर्न मेथड क्या होता है कि कौन सी चीज़ आपको कितना प्रॉफिट देगी। ठीक है, उस बारे में हम रेट ऑफ रिटर्न मेथड होता है। रेट ऑफ रिटर्न मेथड में तीन और चीज़ें होती हैं, दैट इज मिनिमम अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड इंक्रीमेंटल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, कौन सी चीज़ें होती हैं, फिर से हम देखते हैं। तीन चीज़ें होती है, मिनिमम अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड एंड इंक्रीमेंटल रेट ऑफ रिटर्न। सबसे पहले हम देखते हैं मिनिमम अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। मिनिमम अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, दिस इज मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न बिलो which a company would not be interested in the proposed investment alternatives। मान लो मेरी एक कंपनी है और मेरी कंपनी से तीन और कंपनियां जुड़ना चाह रही किसी काम के लिए। ठीक है, तो अब मेरे को डिसाइड करना है कि मैं किसके साथ किसके साथ मैं सौदा पक्का डील कंफर्म करता हूँ। पर उससे पहले एक कंडीशन होती है कि मेरी कंपनी की खुद की भी एक पॉलिसी है। मेरी कंपनी की पॉलिसी ये है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर 10% से कम का रिटर्न देता है तो उस इन्वेस्टमेंट में हम काम नहीं करेंगे। ओके, तो वो कहलाता है मिनिमम अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। कम से कम कितना रेट ऑफ रिटर्न है वो हर कंपनी का डिसाइडेड होता है, और उससे कम अगर रेट ऑफ रिटर्न कोई सी चीज़ किसी प्रपोजल या किसी अल्टरनेटिव का है तो उस अल्टरनेटिव की तरफ ध्यान ही नहीं देना। ओके, दैट इज कॉल्ड मिनिमम अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। द MARR values are different for different companies as they are willing to work under different rates of return। तो ये जो मिनिमम रेट अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न है ये हर कंपनियों का अलग अलग होता है, और कई बार काम अलग अलग काम के हिसाब से भी अलग होता है, और अलग अलग कंपनी या अलग अलग एरिया के हिसाब से भी अलग होता है। ठीक है, इट ऑल्सो वेरीज ऑन वेराइंग प्रोजेक्ट टाइप, और अगर प्रोजेक्ट भी अलग अलग टाइप के हैं तो भी आपका मिनिमम अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न चेंज करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था, समझ में आया। इसके बाद हम देखते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड को हम इसका सिंबल होता है आई, और आई के ऊपर स्टार। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में हम इसे लिखते हैं IRR, डिफाइंड एज द इंटरेस्ट रेट दैट रिड्यूसेस द प्रेजेंट वर्थ ऑफ द गिवन कैश फ्लो टू जीरो। हालांकि अभी आप लोग कैश फ्लो ज़्यादा अच्छे से समझते नहीं हैं, तो इस मेथड को हम बहुत डिटेल में नहीं समझ सकते, लेकिन इतना ही समझ लीजिए कि ये एक रेट ऑफ रिटर्न होता है जो कि आपकी प्रेजेंट वर्थ जो है, मान लो किसी कंपनी की अभी की प्रेजेंट वर्थ 10 करोड़ रुपए है, तो कितना रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए कि 10 करोड़ हमें वापस मिलेंगे। ठीक है, तो वो रेट ऑफ रिटर्न बताने वाला जो मेथड होता है वो कहलाता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ठीक है, आगे हम देखते हैं इंक्रीमेंटल रेट ऑफ रिटर्न, शॉर्ट में होता है IROR। इंक्रीमेंटल इफ एन अल्टरनेटिव रिक्वायर्स ए हायर इनिशियल इन्वेस्टमेंट देन द अदर। मतलब कोई अल्टरनेटिव बाकी अल्टरनेटिव से कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट मांग रहा है। ठीक है, देन एंड evaluation is each of the rate of return on the increment of initial investment। तो हम क्या करेंगे कि जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हमें करना पड़ रहा है उसका हम रेट ऑफ रिटर्न देखेंगे। ठीक है, द रेट ऑफ रिटर्न यील्डेड ऑन दिस एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड द इंक्रीमेंटल रेट ऑफ रिटर्न। तो मतलब जो आपने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया उसका कितना रेट ऑफ रिटर्न है वो हम देखेंगे, और अगर वो सही होता है तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, दिस एनालिसिस मेक्स सम एजम्पशंस। कौन से एजम्पशंस हैं कि पहला कि सफिशिएंट फंड आर अवेलेबल टू द फाइनेंस एंड द अल्टरनेटिव्स विद द हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब आपके पास हमेशा फंड सफिशिएंट है, कमी नहीं है कोई, एंड देयर आर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू यूटिलाइज द सरप्लस फंड्स एट द रेट हायर देन द MARR। और आपके पास कई अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है आपके फंड को यूज़ करने के लिए जिनका रेट आपके मिनिमम अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा है। ओके, तो ये कंडीशन होती है इंक्रीमेंटल रेट ऑफ रिटर्न की।
यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे आगे के 2 टॉपिक कंस्ट्रक्शन इकोनॉमिक्स के। यहाँ तक के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।